जरा एक ऐसी अजीबो-गरीब स्थिति के बारे में सोचिए। मतलब एक क्रिकेट मैच चल रहा है और वो मैच कोई 1-2 दिन नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं। वो मैच पूरे 12 दिन तक चलता है। बाप रे, 12 दिन? हाँ, जिसमें 9 दिन तो सिर्फ मैदान पर खेल ही होता है। अब सोचिए एक टीम को 696 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य मिला है। जो कि एक बहुत ही विशाल स्कोर है। एकदम विशाल। और वो टीम जीतने से बस कुछ ही रन दूर है। और तभी अचानक अंपायर खेल खत्म करने का ऐलान कर देता है। बारिश आ गई होगी या कोई आउट हो गया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अंपायर ने मैच इसलिए रोक दिया क्योंकि उस टीम को अपने घर वापस जाने के लिए नाव पकड़नी थी। अरे मतलब नाव पकड़ने के लिए पूरा मैच ही रोक दिया? ये तो आज के जमाने में एकदम मजाक लगता है ना? आज के इस T20 और तुरंत नतीजों वाले दौर में ये किसी मनगढ़ंत कहानी जैसा लगता है। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट का 150 साल का इतिहास है, वो ऐसे ही अजूबों और चौंकाने वाली रणनीतियों से भरा पड़ा है। बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ अजूबे ही नहीं, मतलब अगर गहराई से देखा जाए तो ये खेल असल में मानव सहन शक्ति, कूटनीति और भौतिक विज्ञान की एक चलती फिरती प्रयोगशाला रहा है। हाँ, और आज की दुनिया में जहाँ हर चीज बस कुछ ही घंटों में सिमट जाती है, वहाँ एक ऐसा खेल जो पूरे 5 दिनों तक चलता है। जिसमें सफेद कपड़े, लाल गेंद, लंच और चाय के ब्रेक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, 5 दिन की मेहनत के बाद भी नतीजा ड्रॉ हो सकता है। ये विचार ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एकदम सही। तो यही आज की हमारी इस गहन पड़ताल यानी इस डीप डाइव का विषय है, टेस्ट क्रिकेट। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने इस लंबे इतिहास में ये खेल कैसे जीवित रहा और आज की इस तेज तर्रार दुनिया में कैसे खुद को ढाल रहा है। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए हमने बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाला है, पुराने और नए नियमों को देखा है। हाँ, और साथ ही क्रिकेट की पिच और लाल गेंद के निर्माण से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार वैज्ञानिक शोध पत्र भी पढ़े हैं। और आधुनिक T20 युग के प्रभावों का विश्लेषण करने वाले लेखों को भी शामिल किया है। हमारा मिशन आज बस इतना है कि हम ये समझ सकें कि कैसे ये प्रारूप केवल एक खेल नहीं है, बल्कि धैर्य और रणनीति की अंतिम परीक्षा है, जिसे हम अल्टीमेट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो इसके बुनियादी ढांचे और इसके जन्म की कहानी पर ही बात कर लेते हैं। इस खेल की जो बुनियाद है वो इसके नियमों में छिपी हुई है। यही इसे दुनिया के बाकी सभी खेलों से अलग बनाते हैं। मतलब 5 दिन का खेल, हर दिन 90 ओवर फेंकने का लक्ष्य। और दिन को 3 अलग-अलग सत्रों में यानी सेशंस में बांटा जाता है। हर टीम को 2 बार बल्लेबाजी और 2 बार गेंदबाजी करनी होती है। लेकिन इन नियमों से भी ज्यादा जो चीज चौंकाती है वो है इसका शुरुआती इतिहास। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि चूंकि ये खेल ब्रिटिश परंपराओं से जुड़ा है तो इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में ही खेला गया होगा। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन हमारे स्रोतों में जो तथ्य सामने आया वो बहुत हैरान करने वाला था। क्या था वो तथ्य? टेस्ट क्रिकेट या कहें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 1877 में नहीं, बल्कि उससे भी 3 दशक पहले हुई थी। अच्छा। हाँ, 1844 में, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क शहर में। अरे वाह, अमेरिका में? हाँ, अमेरिका और कनाडा के बीच। मतलब उस समय तो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये खेल आगे चलकर क्या रूप लेने वाला है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये क्रिकेट के वैश्विक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। सही बात है। 19वीं सदी के मध्य में उत्तरी अमेरिका में क्रिकेट का जबरदस्त क्रेज था। बहुत सारे क्लब्स बन रहे थे, हजारों की भीड़ मैच देखने आती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ क्रिकेट एकदम गायब हो गया? अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम सिविल वॉर कहते हैं। ओह अच्छा। इस युद्ध के बाद अमेरिका अपनी एक नई पहचान की तलाश में था। स्रोतों के अनुसार वे जानबूझकर खुद को उन सभी चीजों से दूर करना चाहते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य की याद दिलाती थी। मतलब क्रिकेट को एक ब्रिटिश प्रतीक माना जाता था। बिल्कुल, इसलिए क्रिकेट की जगह बेसबॉल को बढ़ावा दिया गया। बेसबॉल तेज था और उसे उन्होंने अपनी एक विशुद्ध अमेरिकी पहचान के रूप में अपना लिया। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक खेल का भविष्य सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, बल्कि समाज की राजनीतिक उथल-पुथल से तय हो जाता है। एकदम सही। सोचिए, अगर वो सिविल वॉर न होता तो शायद आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम होता। खैर, तो फिर जिस आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट को हम आज जानते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? आधिकारिक टेस्ट इतिहास की शुरुआत मार्च 1877 में हुई। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जिसे हम MCG कहते हैं।
हाँ, ये मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच था और सबसे खास बात, इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बैनरमैन ने टेस्ट इतिहास का पहला शतक लगाया था। क्या बात है। और मुझे याद आ रहा है कि स्रोतों में ये भी लिखा था कि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रनों से हरा दिया था। जी हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड खुद को क्रिकेट का निर्विवाद सरताज मानता था। और शायद इसी हार ने उस महान प्रतिद्वंदिता की नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया द एशेज के नाम से जानती है। बिल्कुल। स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसी की धरती पर ओवल के मैदान में हराया तो पूरे इंग्लैंड में जैसे मातम छा गया था। हाँ, वो अखबार वाली घटना। हाँ, एक ब्रिटिश अखबार ने तो व्यंग्य करते हुए इंग्लिश क्रिकेट के निधन की घोषणा ही छाप दी। मतलब बाकायदा एक शोक संदेश छापा गया था। बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि इंग्लिश क्रिकेट मर चुका है, उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और जो राख है यानी जो एशेज है उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। और इस व्यंग्य ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसने खेल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, बाद में जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो सच में विकेटों पर रखी जाने वाली गिल्लियों को बेल्स को जलाकर उसकी राख एक छोटे से कलश में रखकर इंग्लैंड के कप्तान को दी गई। उसी राख को वापस लाने और बचाने की कहानी ने इस खेल को एक अलग ही स्तर का रोमांच दे दिया। सही कहा। ये स्पष्ट करता है कि क्रिकेट केवल रन बनाने के बारे में नहीं था, ये राष्ट्रीय गौरव और साम्राज्यवाद के खिलाफ खुद को साबित करने की लड़ाई बन गया था। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट आज की इस 280 कैरेक्टर और 15 सेकंड की रील वाली दुनिया में एक क्लासिक महाकाव्य की तरह है। बहुत सही तुलना है ये। मतलब जिसे समझने में समय लगता है लेकिन जो गहराई और कहानी इसमें है वो कहीं और नहीं मिलती। लेकिन मैं यहाँ एक बात सोच रहा था। हाँ, बताइए। जैसा कि हमने शुरुआत में उस नाव वाली घटना का जिक्र किया था, 19वीं सदी में या 20वीं सदी की शुरुआत में जब समय की कोई पाबंदी नहीं थी तो क्या वे बस बिना रुके खेलते ही रहते थे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखो, आज हमारे पास 5 दिन की समय सीमा है, लेकिन 1877 से 1939 के बीच क्रिकेट में टाइमलेस टेस्ट का युग था। टाइमलेस टेस्ट मतलब बिना किसी समय सीमा के? हाँ, कुल 99 ऐसे मैच खेले गए जिनकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। मैच तब तक चलता था जब तक कोई एक टीम जीत ना जाए। रुकिए, मतलब वो तब तक खेलते रहते थे जब तक कोई जीत ना जाए? ये तो खिलाड़ियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से किसी यातना की तरह रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा। और इसी व्यवस्था का सबसे चरम रूप हमें 1939 में डरबन में देखने को मिला, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था। हाँ, वही 12 दिन वाला मैच। हाँ, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ वो मैच। 12 दिनों तक खिंचा। बीच में बारिश हुई, आराम के दिन आए, लेकिन 9 दिन तक सिर्फ और सिर्फ खेल चला। और फिर वो अजीबोगरीब अंत। दस्तावेजों में साफ बताया गया है कि इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 654 रन था। उन्हें 696 रन बनाने थे। वे जीत के इतने करीब थे, बस कुछ ही रन चाहिए थे। लेकिन मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया क्योंकि इंग्लैंड की टीम को वो नाव पकड़नी थी जो उन्हें वापस घर ले जाने वाली थी। सोचिए जरा। क्या तब कोई रिजर्व डे या कोई बैकअप नियम नहीं होता था? नहीं, तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसी हास्यास्पद घटना के बाद नीति निर्माताओं को समझ में आया कि टाइमलेस टेस्ट व्यावहारिक रूप से काम नहीं कर सकते। तो फिर 5 दिन का नियम कब आया? अंततः 1948 में इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट मैचों को 5 दिनों तक सीमित करने का नियम बना। अच्छा। साथ ही ओवरों में फेंकी जाने वाली गेंदों की संख्या भी तय की गई। पहले किसी देश में 4 गेंद का ओवर होता था, कहीं 5, और ऑस्ट्रेलिया में तो 8 गेंदों का भी ओवर होता था। 8 गेंदों का ओवर? तेज गेंदबाजों का तो बुरा हाल हो जाता होगा। बिल्कुल, लेकिन बाद में इसे वैश्विक स्तर पर 6 गेंद प्रति ओवर पर मानकीकृत कर दिया गया। ऐसा लगता है कि क्रिकेट में नियम तभी बदलते हैं जब हालात बिल्कुल टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब या तो मैच इसलिए रद्द करना पड़े क्योंकि नाव छूट रही है, या फिर तब जब 2 देशों के बीच युद्ध की नौबत आ जाए। अरे, युद्ध से आपका मतलब बॉडी लाइन सीरीज से है ना? बिल्कुल, 1932-33 की वो कुख्यात बॉडी लाइन सीरीज। जब मैंने स्रोतों में इसके बारे में पढ़ा तो ये किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगा। सच में, बॉडी लाइन का विवाद क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक भूचाल था। बात 1930 की है, जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रैडमैन ने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे।
ब्रैडमैन का औसत तो वैसे भी ऐतिहासिक था। हाँ, उनका रन बनाने का औसत इतना ज्यादा था कि इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डिन को लगा कि अगर ब्रैडमैन को नहीं रोका गया तो इंग्लैंड कभी नहीं जीत पाएगा। और फिर उन्होंने वो खतरनाक रणनीति बनाई। बिल्कुल। 1932-33 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जार्डिन ने जो रणनीति अपनाई उसे फास्ट लेग थ्योरी या बॉडी लाइन कहा गया। और ये रणनीति कोई साधारण गेंदबाजी नहीं थी। मैं इसे थोड़ा ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल नजरिए से समझाना चाहूंगा। हाँ, समझाइए। उस समय कोई हेलमेट तो होते नहीं थे। जार्डिन ने क्या किया कि लेग साइड पर यानी बल्लेबाज के शरीर की तरफ फील्डर्स का एक पूरा जाल बिछा दिया, करीब 7 फील्डर। बाप रे। और अपने तेज गेंदबाजों से कहा कि गेंद को पिच पर जोर से पटक कर सीधा बल्लेबाज की छाती और सिर का निशाना लगाओ। अब बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं बचा। या तो वो गेंद सिर पर खाए, हाँ, या फिर खुद को बचाने के लिए बल्ला अड़ाए और लेग साइड पर खड़े उन फील्डर्स को कैच थमा बैठे। ये एक अचूक जाल था। और ये जाल बहुत क्रूर भी था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बिल वुडफुल को दिल की ठीक ऊपर गेंद लगी थी। विकेटकीपर बर्ट ओल्डफील्ड के तो सिर पर गेंद लगी और उनकी खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। ओह, ये तो बहुत भयानक है। मैदान पर हजारों दर्शकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को एक टेलीग्राम भेजा कि ये रणनीति खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है और खिलाड़ियों की जान को खतरा है। और बात सिर्फ खेल तक नहीं रुकी। स्रोतों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सरकारों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया। हाँ, यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक बहिष्कार या कहें ट्रेड वॉर शुरू होने की नौबत आ गई थी। मतलब सिर्फ एक गेंदबाजी रणनीति से 2 देशों का व्यापार रुकने वाला था। ये अविश्वसनीय है। देखो, यहाँ हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। स्रोतों में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो दोनों पक्षों के अपने तर्क थे। हाँ, हमें बस तथ्यों को सामने रखना है। अंग्रेजों का मानना था कि वे कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंदबाजी नियमों के दायरे में थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तर्क था कि ये शारीरिक खतरे और खेल की उस आत्मा के विपरीत है जिस पर क्रिकेट आधारित है। और फिर कूटनीतिक दबाव के बाद नियम बदलने पड़े। बिल्कुल। लेग साइड में फील्डर्स की संख्या सीमित कर दी गई और प्रति ओवर बाउंसर गेंदों पर पाबंदी लगा दी गई ताकि ऐसी जानलेवा रणनीति दोबारा न अपनाई जा सके। राजनीति और कूटनीति का क्रिकेट पर इतना गहरा असर होता है, इसका एक और बड़ा उदाहरण दस्तावेजों में दक्षिण अफ्रीका का मामला है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंगभेद या अपार्थाइड नीतियों के कारण समाज में नस्लीय अलगाव था। नियम यह था कि उनकी क्रिकेट टीम में केवल श्वेत खिलाड़ी ही खेल सकते थे। हाँ, और स्रोतों के अनुसार ये नीति सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन थी। इसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव बना। और हम यहाँ भी बस ऐतिहासिक तथ्यों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। नतीजे के तौर पर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह निलंबित कर दिया गया। और ये निलंबन कोई छोटा मोटा नहीं था, ये पूरे 21 सालों तक चला, जब तक कि 1991 में नेल्सन मंडेला की रिहाई और रंगभेद के खात्मे की शुरुआत नहीं हुई। यही वो बिंदु है जहां हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कभी भी सिर्फ एक खेल के दायरे में सीमित नहीं रहा। सही बात है। चाहे वो बॉडी लाइन के जरिए नियमों की नैतिकता पर बहस हो या रंगभेद के मुद्दे पर सामाजिक न्याय के लिए खड़ा होना, इस खेल ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। खैर, हमने इतिहास और राजनीति की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अगर हम इन सब से निकलकर सीधे मैदान के अंदर आएं, तो मेरा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो इस 5 दिन के संघर्ष को भौतिक रूप से संभव बनाती हैं। आप पिच और गेंद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हमने देखा कि कैसे नियमों में बदलाव हुए, लेकिन सच कहूं तो क्रिकेट में सबसे बड़ा जो डिक्टेटर है वो नियम नहीं होते। वो होती है 22 गज की जमीन और वो गेंद जिससे खेल खेला जाता है। मुझे तो लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में पिच और लाल गेंद असल में मैदान पर 12वें और 13वें खिलाड़ी की तरह काम करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी ये तुलना 100% सही है। अच्छा? हाँ, सबसे पहले पिच के विज्ञान को ही समझते हैं। पिच सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है। उस पर मौजूद घास, मैच के दौरान पड़ने वाली दरारें, मिट्टी के रंग का बदलना और हवा की नमी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि गेंद कैसे बर्ताव करेगी। स्रोतों में एक शब्द का बड़ा जिक्र है, अनकवर्ड पिचेस, यानी बिना ढकी पिचें। पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो पिचों को ढका नहीं जाता था। बिल्कुल नहीं। और जब बारिश के बाद तेज धूप निकलती थी तो पिच सूखने लगती थी और मिट्टी बहुत चिपचिपी हो जाती थी। इसे ही स्टिकी विकेट कहा जाता था।
स्टिकी विकेट बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने सपने जैसी होती थी। वो कैसे? इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी अर्ध सूखे कीचड़ वाले रास्ते पर रबर की गेंद फेंक रहे हों। अच्छा, मतलब कोई अंदाजा नहीं कि गेंद कहाँ जाएगी। एकदम सही। गेंद टप्पा खाकर किस दिशा में जाएगी और कितनी उछलेगी, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। गेंदबाज इसका खूब फायदा उठाते थे। फिर तो बल्लेबाजों की खैर नहीं। हाँ, और इसी को देखते हुए 1960 और 70 के दशक में पिचों को पूरी तरह ढकने का नियम अनिवार्य किया गया, जिससे बल्लेबाजों को कुछ सुरक्षा मिली और खेल थोड़ा संतुलित हुआ। बिल्कुल। पिच के बाद अब आते हैं उस चीज पर जो पूरे 5 दिन तक सबसे ज्यादा मार खाती है। लाल गेंद। हाँ, रेड बॉल। अब जो लोग सिर्फ आईपीएल या 2020 देखते हैं वो शायद सोचें कि कोई 5 दिन तक एक ही लाल गेंद को क्यों घिसता रहेगा। बात तो सही है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक शोध पत्रों ने इसके पीछे का जो विज्ञान बताया है वो किसी भी आम गेंद से बहुत अलग है। इसमें एक एलम टैंड लेदर का जिक्र है। ये एलम या फिटकरी का क्या काम है इसमें? देखो, लाल गेंद का निर्माण असल में कला और विज्ञान का एक अद्भुत मेल है। गाय के चमड़े को सख्त और टिकाऊ बनाने के लिए उसे फिटकरी से पकाया जाता है। फिटकरी से? हाँ, फिटकरी चमड़े के रोम छिद्रों को इतना सख्त और वाटरप्रूफ बना देती है कि जब कोई तेज गेंदबाज 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को जमीन पर पटकता है या जब बल्लेबाज उसे पूरी ताकत से मारता है तो वो फटती नहीं है, वो अपना आकार बनाए रखती है। अरे वाह। जाती है जो इंग्लैंड में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उसकी सिलाई मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से की जाती है। इसमें 6 पंक्तियों की हाथ की सिलाई होती है। हाँ, और हाथ की सिलाई का मतलब है कि गेंद का सीम यानी धागे वाला हिस्सा बहुत मजबूत और बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, जो बिल्कुल एक नाव के रडर की तरह काम करता है ना, जी। जो हवा को चीरते हुए गेंद को दिशा देता है। एकदम सही। यही वजह है कि लाल गेंद 80-90 ओवरों तक अपनी भौतिक अखंडता या कहें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी नहीं खोती, जबकि सीमित ओवरों की जो सफेद गेंद होती है वो 40-50 ओवरों में ही अपना आकार खोने लगती है। बिल्कुल। और सिर्फ सिलाई ही नहीं, इस पर जो मोम या वैक्स की परत चढ़ाई जाती है वो भी बहुत वैज्ञानिक है। वैक्स का क्या रोल है? यह परत लेदर के लाल रंग को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही गेंद को हवा में स्विंग कराने में भी बड़ी भूमिका निभाती है। मैं सोच रहा हूं, अगर लाल रंग घास पर इतना ही अच्छा दिखता है और मोम उसे सुरक्षित रखता है तो सफेद गेंद की जरूरत ही क्या थी? क्या ये सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग का मुद्दा था या शुरुआत में लाल रंग ही क्यों चुना गया? लाल रंग चुनने का मुख्य कारण था कॉन्ट्रास्ट या दृश्यता। हरे मैदान और खिलाड़ियों के पारंपरिक सफेद कपड़ों के सामने एक गहरे लाल रंग की गेंद सबसे साफ दिखाई देती है, खासकर दिन की प्राकृतिक रोशनी में। हाँ। और जब गेंदबाज इस लाल गेंद का इस्तेमाल करते हैं तो स्विंग का जो विज्ञान है वो 3 अलग-अलग चरणों में काम करता है। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती ओवरों में जब गेंद नई और चमकदार होती है तो ये पारंपरिक या कन्वेंशनल स्विंग करती है। बिल्कुल। फिर बीच के ओवरों में जब मोम थोड़ा घिस जाता है तब पिच की दरारें सीम मूवमेंट और स्पिनरों को मदद करने लगती हैं। लेकिन असली जादू तो 50 ओवरों के बाद शुरू होता है। रिवर्स स्विंग। हाँ, रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग भौतिक विज्ञान और एरोडायनामिक्स का एक शानदार उदाहरण है। 1979 में MCG में पाकिस्तान के सरफराज नवाज ने दुनिया को पहली बार इसका खौफनाक रूप दिखाया था। जब उन्होंने चंद रनों के भीतर 7 विकेट झटक लिए थे। जी हाँ। इस रिवर्स स्विंग को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। इसे एक हवाई जहाज के पंखे की तरह समझे। अच्छा, वो कैसे? जब गेंद पुरानी हो जाती है तो खिलाड़ी पसीने से गेंद के सिर्फ एक हिस्से को लगातार चमकाते हैं और दूसरे हिस्से को खुरदरा ही रहने देते हैं। जब ये गेंद हवा में तेज गति से फेंकी जाती है तो हवा खुरदरे हिस्से में फंसकर ब्रेक का काम करती है और गेंद अचानक उस दिशा में मुड़ जाती है जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। बिल्कुल, यानी आम स्विंग के बिल्कुल विपरीत। ये सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। और ये चमत्कार तभी संभव है जब लाल गेंद की वो संरचना 80 ओवरों तक बची रहे। लेकिन समय के साथ जब टेस्ट क्रिकेट को अपनी प्रासंगिकता बचानी पड़ी तो इस बेहतरीन लाल गेंद में भी एक खामी निकल आई। और वो खामी थी रोशनी की, है ना? हाँ। मतलब अगर लाल गेंद इतनी ही वैज्ञानिक रूप से उन्नत है तो फिर टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी यानी पिंक गेंद लाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये जरूरत खेल के आधुनिकीकरण और बदलती जीवन शैली से जुड़ी थी। लोग काम पर जाते हैं। बिल्कुल,
लोगों के पास 5 दिन तक दिन के समय काम छोड़कर मैच देखने का समय नहीं था। इसलिए डे नाइट टेस्ट का विचार आया, जो शाम को फ्लडलाइट्स की रोशनी में खेला जा सके। अच्छा। लेकिन समस्या ये थी कि पीली रोशनी वाले फ्लडलाइट्स में लाल गेंद भूरी दिखने लगती थी। वो अंधेरे बैकग्राउंड में लगभग गायब हो जाती थी। दृश्यता एकदम शून्य हो गई। ओह, तो लाल गेंद शाम को दिखती ही नहीं थी। हाँ, इसीलिए सफेद गेंद की तकनीक को आधार बनाकर गुलाबी गेंद का निर्माण किया गया। गुलाबी रंग फ्लड लाइट्स में भी चमकता है। लेकिन लाल गेंद की तरह इस पर मोम तो नहीं लगाया जा सकता ना? नहीं, क्योंकि मोम रंग को सुस्त कर देता है। इसलिए इस पर PU या पॉलीयूरेथेन की एक कोटिंग की गई। यह कोटिंग एक पारदर्शी रेनकोट की तरह काम करती है, जो गुलाबी रंग को चमकने देती है और 80 ओवरों तक गेंद को बचाए रखती है। अरे वाह! और इसी गुलाबी गेंद से 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला डे नाइट टेस्ट खेला गया। बिल्कुल सही। आधुनिकीकरण की बात करें तो सिर्फ गेंद का रंग नहीं बदला, बल्कि तकनीक ने अंपायरिंग को भी पूरी तरह बदल दिया है। मुझे याद आता है कि 1992 में दक्षिण अफ्रीका में जब सचिन तेंदुलकर तीसरे अंपायर द्वारा रनआउट दिए जाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने थे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो पहली बार था जब इंसानी आंख की जगह कैमरे पर भरोसा किया गया। और आज हमारे पास DRS सिस्टम है, जहां बॉल ट्रैकिंग और अल्ट्रा एज तकनीक से मिलीमीटर्स का फैसला होता है। और तकनीक के अलावा जो चीज टेस्ट क्रिकेट को आज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, वो है T20 क्रिकेट की मानसिकता। एकदम सही। जब T20 आया था तो बहुत से आलोचकों का मानना था कि यह छोटे प्रारूप वाला खेल टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देगा। हाँ, सब यही कह रहे थे। लेकिन इसके विपरीत T20 ने टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान फूंक दी है। ये बात बिल्कुल सच है। आज हम इंग्लैंड की बाज़बॉल रणनीति देखते हैं, जहां पहले टेस्ट मैचों में टीमें 2 या 3 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाती थी और दिन भर सिर्फ विकेट बचाने पर जोर देती थी। हाँ, वहीं आज की टीमें 4-5 रन प्रति ओवर की गति से रन कूट रही हैं। अब बल्लेबाज सफेद कपड़ों में भी बिना किसी डर के रिवर्स स्वीप और रैंप शॉट खेल रहे हैं। न केवल बल्लेबाजी बल्कि कप्तानों का रवैया भी बदल गया है। वे अब हार के डर से मैच को ड्रॉ कराने की नहीं सोचते। वे जीतने का जोखिम उठाते हैं। बिल्कुल, जल्दी पारी घोषित कर देते हैं, आक्रामक फील्डिंग सजाते हैं और खिलाड़ियों की फिटनेस का स्तर ऐसा हो गया है कि अब बाउंड्री लाइन पर ऐसे कैच देखने को मिलते हैं जो कुछ साल पहले तक असंभव माने जाते थे। और इन सब में एक बड़ा प्रशासनिक तड़का लगाया 2019 में ICC द्वारा शुरू की गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने। इसने 2 देशों के बीच होने वाली साधारण द्विपक्षीय सीरीज को एक विश्व कप जैसा रोमांच दे दिया है। हाँ, अब हर मैच के अंक जुड़ते हैं, इसलिए कोई भी मैच महत्वहीन नहीं होता। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये ऐसा है जैसे टेस्ट क्रिकेट ने T20 से लड़कर हार नहीं मानी, बल्कि T20 की उन सारी सुपर पावर्स को खुद में समाहित कर लिया है। तेजी, आक्रामकता और परिणाम की चाह। बिल्कुल, यही इस प्रारूप की सबसे बड़ी जीत है। 1844 की साधारण शुरुआत से लेकर टाइमलेस टेस्ट की उन विडंबनाओं तक, और बॉडी लाइन और रंगभेद जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों से गुजरते हुए, हाथ से सिली लाल गेंद के विज्ञान और आज के इस आक्रामक बाज़बॉल युग तक, इस खेल ने हमेशा समय के साथ खुद को ढाला है और खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है। आज की इस डीप डाइव में सच में बहुत मजा आया। हमने देखा कि कैसे 5 दिन तक चलने वाला ये खेल सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं है। ये असल में धैर्य, गहरे इतिहास, कूटनीति और भौतिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो शायद आने वाले भविष्य की तस्वीर बदल सकता है। अच्छा, क्या सवाल है? जैसा कि हमने आज की चर्चा में गहराई से समझा कि मौसम, हवा की नमी और पिच पर पड़ने वाली दरारें लाल गेंद की स्विंग और सीम को कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं। यही प्राकृतिक अनिश्चितता तो इस खेल की जान है। बिल्कुल, और ये भी देखा कि T20 की वजह से खिलाड़ियों की मानसिकता अब आक्रामकता की ओर मुड़ चुकी है। तो अब सोचिए, जिस तेजी से आज जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाँ, मौसम की चरम स्थितियां बढ़ रही हैं और तकनीक खेल के हर हिस्से में पूरी तरह से घुसपैठ कर रही है, तो क्या भविष्य में हमें ऐसे पूरी तरह से जलवायु नियंत्रित या क्लाइमेट कंट्रोल्ड इंडोर टेस्ट स्टेडियम देखने को मिलेंगे? बाप रे, इंडोर टेस्ट स्टेडियम। हाँ, जहां हवा और नमी को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकेगा। क्या तब लेदर की जगह पूरी तरह से सिंथेटिक 3D प्रिंटेड गेंदों का इस्तेमाल होगा जो 80 ओवरों तक बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करेंगी? ये तो खेल को पूरी तरह बदल देगा। यही तो बात है। अगर भविष्य में मौसम, पिच और गेंद का वो प्राकृतिक संघर्ष, वो भौतिक विज्ञान ही खत्म हो गया,
तो क्या तब भी हम इस 5 दिन के खेल को अल्टीमेट टेस्ट कह पाएंगे? ये सोचने वाली बात है, क्या ये तकनीक खेल को बचाएगी या उसकी उस मूल आत्मा को ही खत्म कर देगी जिसे हमने 150 सालों तक संजो के रखा है? बिल्कुल। सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आएगा और इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए और खुद से ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।